Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानदायिनी ऑनलाइन क्लास। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक की स्टार्टिंग से ही बहुत डिमांड आ रही थी कि सर पहले ये टॉपिक कराया जाए। तो टॉपिक है हमारा, जैसा कि आप देख रहे हैं, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, कथन एवं पूर्वधारणा। इसको कहीं कहीं पे ये अवधारणा के नाम से भी आता है, अवधारणा। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं, वो पूर्वधारणा ही है। अब पूर्वधारणा टॉपिक को शुरू करने से पहले, अब मुझे पता है कुछ लोग इस चीज़ को स्किप कर देंगे और जो स्किप कर देंगे वो अपना नुकसान करेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी टॉपिक करने से पहले उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पूर्वधारणा, जब तक इसका बेसिक हमें क्लियर नहीं होगा कि पूर्वधारणा होती क्या है, तब हम कैसे बता देंगे कौन सी पूर्वधारणा अंतर्निहित होगी और कौन सी नहीं होगी। तो इसलिए इस चीज़ को, चाहे क्वेश्चन आप कम देखें, लेकिन इस चीज़ को जो मैं बताने वाला हूँ, जो इसका बेसिक है, इसको देखेंगे तो उम्मीद कर रहा हूँ कि 5 अगर क्वेश्चन है तो 5 में से 4 क्वेश्चन तो 100% सही होंगे और 5 में से 5 भी सही हो सकते हैं अगर आपने इस चीज़ को अच्छे से, यानी कि इसके बेसिक को अच्छे से समझा है तब। अब ये होती क्या है पूर्वधारणा? जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, पूर्व का मतलब पहले और धारण का मतलब धारण की गई, यानी पहले से धारण की गई कोई बात ही क्या कहलाती है? पूर्वधारणा। किसी कार्य को या किसी स्टेटमेंट को कहने की वजह कि ये स्टेटमेंट क्यों कहा गया होगा, उसके पीछे क्या धारणा रही है, वही हमारी क्या कहलाती है? पूर्वधारणा कहलाती है। ठीक है। अब जैसे कि मैं बात करूं कि आप कहीं पे जैसे कि आप अपने ऑफलाइन कोचिंग में जा रहे हैं, ठीक, ऑफलाइन कोचिंग में कहीं कहीं आपने क्लासेस के अंदर ये लिखा हुआ देखा होगा कि क्लास के अंदर, कक्षा के अंदर मोबाइल का प्रयोग ना करें या मोबाइल का प्रयोग करना वर्जित है, इस तरीके से कोई नोटिस लगा। तो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट की क्या मंशा रही वो नोटिस लगाने की वहाँ क्लास के अंदर, तो इस चीज़ को ही समझना है। अब एक कथन से, एक स्टेटमेंट से एक से अधिक पूर्वधारणाएं निकल सकती हैं, जरूरी नहीं कि एक ही पूर्वधारणा निकले। तो अब उसको ज़रा सोच के बताओ कि क्लास के अंदर ऐसा कोई नोटिस क्यों लगाएगा कि क्लास के या कक्षा के अंदर मोबाइल का प्रयोग ना करें। तो इसके पीछे क्या पूर्वधारणा हो सकती है? इसका मतलब देखो, पहली पूर्वधारणा तो ये हो सकती है कि क्लास में जो है, कक्षा में मोबाइल का प्रयोग करते हुए किसी बच्चे को देखा गया होगा, इस वजह से वो वहाँ नोटिस लगाया है। ये पूर्वधारणा, ये अंतर्निहित है इसमें। अगर ये आपके ऑप्शन में आती है या आपके विकल्प में होती है तो ये इसकी अवधारणा होती है, तो ये आपकी सही हो जाएगी। और क्या पूर्वधारणाएँ निकल सकती हैं कि इस तरीके के नोटिस को विद्यार्थी पढ़ेंगे और सीरियसली लेंगे, मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे। अब कोई व्यक्ति जो है नोटिस लगा रहा है, तो नोटिस लगाने के पीछे उसकी यही अवधारणा तो होगी कि बच्चे मोबाइल का प्रयोग करना बंद कर देंगे। तो यही चीज़ हमें यहाँ समझनी है, यही चीज़। और कभी कभी ऐसा लगता है हमें कि ये पूर्वधारणा सही होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता, उसको अभी मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। हमें कथन से बिल्कुल नहीं हटना है, कथन पे डिपेंड रहना है बिल्कुल। तो कथन से अगर आप अलग से हट के सोचोगे इस टॉपिक में, तो आप अपना क्वेश्चन ज़रूर गलत कर आएंगे। ये लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है, तार्किक, जो आपकी तार्किक यानी कि तर्क करने की क्षमता, इसमें इस टॉपिक में ये देखा जाता है कि आप में तर्क करने की कितनी क्षमता है। लॉजिकल रीजनिंग का सबसे, ये कह सकते हैं कि अब टफेस्ट पार्ट भी यही है। इसके आगे एक अगला टॉपिक कथन निष्कर्ष आएगा, वो भी ऐसा ही होगा। अब आप कह रहे हो कथन निष्कर्ष तो एक हम पहले पढ़ चुके हैं, तो वो स्लॉग्स का टॉपिक था, उसमें भी क्या होता है, कथन और निष्कर्ष होते हैं। ये अगला जो टॉपिक आएगा ये लॉजिकल रीजनिंग का कथन निष्कर्ष है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, इसमें एक कथन आपको दिया होगा, फिर उसके निष्कर्ष दिए होंगे। तो ये होती है पूर्वधारणा, यानी कोई बात को कहने के पीछे की धारणा क्या कहलाती है? पूर्वधारणा। एक एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं। जैसे कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जाते हैं, वहाँ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट पे, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट पे एक क्या होता है, नोटिस बोर्ड होता है। तो वहाँ पे प्रत्येक कोचिंग जो वहाँ पे स्टाफ होता है, कोई सूचना देती है तो नोटिस बोर्ड पे सूचना को चस्पा कर दिया जाता है, यानी चिपका दिया जाता है। तो उसके पीछे, या आप अगर जैसे ग्रेजुएशन में अपने कॉलेज गए होंगे तो कॉलेज में एक नोटिस बोर्ड होता है या स्कूल में एक नोटिस बोर्ड होता है, तो वहाँ पे एक लेटर टाइप करके कोई छुट्टी का हो या कुछ भी हो, उस पर नोटिस बोर्ड पे चस्पा दिया जाता है, यानी चिपका दिया जाता है, चस्पा कर दिया जाता है।
तो उसके पीछे कॉलेज की या स्कूल की क्या पूर्व धारणा, ऐसा क्यों, वहीं पे क्यों नोटिस लगाया? तो इसका मतलब क्या है कि उस नोटिस को बच्चे पढ़ेंगे तभी तो लगाया। अगर कोई उस नोटिस को ना पढ़े तो क्या वहाँ पे कोई नोटिस लगाएगा? ये तो बेकारी से तो कोई पढ़ता ही नहीं है, यही सोच के तो लगाया होगा। पूर्व धारणा क्या रही होगी? तो इस तरीके से कथन से बिल्कुल नहीं हटना है, कथन से ही सीधा लिंक होना चाहिए पूर्व धारणा का। ठीक है, अब कुछ मैं बातें आपको बताने जा रहा हूँ, उन बातों को ध्यान में रख के हमें पूर्व धारणा को करना होता है। वो बातें कौन कौन सी हैं? देखो कुछ पॉइंट्स हैं, उनको ध्यान में आपको रखना है। पॉइंट्स क्या क्या हैं? पहला पॉइंट तो यही होगा कि कथन का सीधा संबंध, इन पॉइंटों को लिख लेना कहीं पे भी, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कथन का सीधा संबंध पूर्व धारणा से होना चाहिए। ये नहीं कि हमने पूर्व धारणा में कुछ भी कह दिया, उसके बाद निष्कर्ष कभी भी पूर्व धारणा नहीं होगी। यानी कि अगर कोई निष्कर्ष है, किसी स्टेटमेंट का कंक्लूजन है, तो वो पूर्व धारणा नहीं हो सकती। निष्कर्ष कभी पूर्व धारणा नहीं हो सकती। अगला पॉइंट आपको ये याद रखना है, कथन कभी भी पूर्व धारणा नहीं होगी। यानी कि अगर कथन को उठा के एज इट इज़ किस में रख दिया जाए, पूर्व धारणा में, अवधारणा में, तो वो गलत होगी। ठीक, उसके बाद यदि किसी पूर्व धारणा में क्या, क्यों, इसलिए, केवल, बेहतर, एकमात्र, सभी, प्रत्येक, कोई भी आदि शब्द आए तो वह पूर्व धारणा गलत होगी। वह पूर्व धारणा गलत होगी। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना। ये पॉइंट लिखते चले जाना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। एक पॉइंट और है, वो पॉइंट आपका क्या है कि तुलनात्मक पूर्व धारणाएं हमेशा गलत होंगी। ठीक है, तुलनात्मक पूर्व धारणाएं हमेशा कैसी होंगी? गलत होंगी। यानी किसी पूर्व धारणा में अगर तुलना की जा रही होगी, चाहे किसी देश से की जाए, किसी शहर से की जाए, तो वो हमेशा कैसी होगी? गलत होगी। ठीक है जी। अब इस टॉपिक को क्या करते हैं, कुछ लोग स्टार्ट करा देते हैं। ठीक, इन बातों को छोड़कर, तो जब तक हमें उस टॉपिक का जो है बेसिक नहीं पता होगा, तब तक हम उसके क्वेश्चन को कैसे कर लेंगे कि इसके क्वेश्चन किए कैसे जाए, इस टॉपिक के क्वेश्चन को किया कैसे जाए, जब तक हमें ये नहीं पता होगा तो हम उसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इन चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है, इनको कहीं पे नोट कर लेंगे। ठीक, अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं इसको, कथन एवं पूर्व धारणा को, कि वो एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल से एक समझेंगे, जैसे कि हमें एक कथन दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो क्या है कि अपनी कीमती चीज़ें, अपनी, साथ साथ नोट करते चलना, अपनी कीमती चीज़ें अलमारी में रखें और सभी को सज्जन कहें।
अपनी कीमती चीज़ें अलमारी में रखें और सभी को सज्जन कहें। यानी किसी पे इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं कि तूने मेरी चीज़ें चुराई और तूने मेरी चीज़ें चुराई। अब इसकी पहली पूर्वधारणा दी हुई है, या अवधारणा भी आती है या पूर्वधारणा के नाम से भी आती है। पहली पूर्वधारणा इसकी दी हुई है कि कीमती चीज़ें जिनको अलमारी में रखा जाता है उसको चुराया नहीं जा सकता। और दूसरी पूर्वधारणा हमें दी हुई है चोरी अपराध है। ये दो पूर्वधारणाएं, एक स्टेटमेंट दिया हुआ, इस स्टेटमेंट के आधार पे आपको बताना है कौन सी पूर्वधारणा सही है कौन सी गलत है। आंसर देने का तरीका क्या होता है कि यदि केवल पहली पूर्वधारणा सही है तो ऑप्शन नंबर ए, केवल दूसरी पूर्वधारणा सही है तो ऑप्शन नंबर बी, या तो पहली या दूसरी तो ऑप्शन नंबर सी, दोनों गलत है तो ऑप्शन नंबर डी, और दोनों पूर्वधारणाएं सही हैं तो इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ई। इस तरीके से ये हमें क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं, वो अभी मैं लिखा दूंगा किस तरीके से होते हैं। तो आपको क्या करना है, अब इस कथन को पढ़ के फिर ये पूर्वधारणाएं हमें बतानी है। अब कुछ लोग का आंसर आ भी गया होगा, किसी का ए आया होगा, किसी का बी आया होगा, किसी का डी आया होगा, ठीक। तो देखो इसको कैसे करते हैं, हमें क्या पढ़ना है, अपनी कीमती चीज़ें अलमारी में रखें, अपनी कीमती चीज़ों को अलमारी में रखें और सभी को सज्जन कहें। अपनी कीमती चीज़ों को अलमारी में बंद रखें, बंद यहाँ पे इस तरीके से, अपनी कीमती चीज़ों को अलमारी में बंद रखें और सभी को क्या कहें, सज्जन कहें। किसी पे इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं, अपना काम पूरा करो कि तूने मेरी चीज़ चुराई है, ऐसा कुछ। अब ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा कोई कथन क्यों देगा कि अपनी कीमती चीज़ों को अलमारी में बंद रखें और सभी को सज्जन कहें, ठीक है। तो कथन से हट के कुछ नहीं सोचना है। और हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, कथन पढ़ के डायरेक्ट हम पूर्वधारणा पे पहुंच जाते हैं, डायरेक्ट हम पूर्वधारणा से पे पहुंच जाते हैं। इसलिए हम पूर्वधारणा के क्वेश्चन को 100% सही नहीं कर पाते। सबसे पहले कथन को पढ़ के ये तो सोचो कि ये कथन दिया क्यों गया होगा, और फिर अपने मन में ये सोचो कि ऐसा इसलिए दिया गया हो। फिर जो आपके मन में आया कि इस स्टेटमेंट के पीछे जो अवधारणा है वो ये है, फिर देख लो कौन सी अवधारणा उससे मैच कर रही है। जैसे कि इसने कहा है अपनी कीमती चीज़ें अलमारी में बंद रखें और सभी को सज्जन कहें। इससे सीधा सीधा क्या निकल रहा है कि अपनी तरफ से आपने काम पूरा कर लिया, यानी कि आपको ये पता चल गया कि अगर मैं इस अपनी कीमती चीज़ को, या जो मेरा नेकलेस है या मेरी सोने की जो चैन है, अगर मैं इसको कीमती, अपनी जो कीमती सामान है इसको अलमारी में बंद रखूँगा तो इसको क्या है, सभी को सज्जन कहूँगा, किसी पे चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने तो अपनी तरफ से काम पूरा कर लिया। यानी कि जो कीमती चीज़ें अलमारी में बंद रखी जा रही उसको चुराया नहीं जा सकता। यही तो बात होगी। नहीं तो कोई अलमारी, जैसे मान लो कोई आपके घर में एक अलमारी रखी हुई है, ठीक है। अलमारी जब रखी हुई है और यदि आपको पता चल जाए कि अगर मैं इसमें अपने जेवरात रखूँगा या सोने के जो भी आभूषण वगैरह या कीमती चीज़ें हैं, अगर मैं इस अलमारी में रखूँगा यहाँ से चुराई जा सकती है, तो क्या तुम उस अलमारी में रखोगे? बिल्कुल नहीं रखोगे। अलमारी जो सेफ़ जिसे कहते हैं हम, सेफ़ का मतलब क्या होगा, सुरक्षित रहना किसी चीज़, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के पहले कथन को ध्यान से पढ़ के कि ये स्टेटमेंट क्यों दिया गया होगा, अब उसको मैच करा के देख लो। जैसे कि पहली पूर्वधारणा है कि कीमती चीज़ें जिनको अलमारी में रखा जाता है उसको चुराया नहीं जा सकता। अब आपके मन में तुरंत आएगा क्यों ना चुराया जा सकता। हमने कुछ दिन पहले जो है, 1 साल पहले या 6 महीने पहले अखबार में एक न्यूज़ पढ़ी थी कि लाला के यहाँ तिजोरी से, सेफ से चोर जो है चुरा के ले गए। तो क्यों नहीं चुराया जा सकता? बिल्कुल चुराया जा सकता है। ये आपने अलग हटके सोच लिया। अलग हटके नहीं सोचना है, स्टेटमेंट पे डिपेंड रहना है कि अपनी कीमती चीज़ों को अलमारी में बंद रखो और सभी को सज्जन कहो, किसी पे कोई इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब जो चीज़ हम अलमारी में बंद रख रहे हैं वो सुरक्षित है, उसको चुराया नहीं जा सकता। पहली पूर्वधारणा बिल्कुल सही है। कीमती चीज़ें जो अलमारी में रखा जाता है उसको चुराया नहीं जा सकता, ठीक है। तभी तो ये बात स्टेटमेंट से यही तो निकल रही है इसकी पूर्वधारणा। ऐसा कोई क्यों कहेगा कि यहाँ बंद रखो, सभी को सज्जन कहो, किसी पे इल्ज़ाम मत लगाओ। इसका मतलब जो चीज़ें हमने अलमारी में रखी हैं उसको चुराया नहीं जा सकता। हमें पूरा विश्वास है।
तभी तो हमने विश्वास के आधार पे तुम्हारा रखी है। अगर आपको पता चल जाए कि यहाँ से मेरी चीज़ चुराई जा सकती है तो आप बिल्कुल नहीं रखोगे। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब सेकंड क्या है, चोरी अपराध है। बिल्कुल सही बात है, चोरी अपराध है, लेकिन स्टेटमेंट से जुड़ी हुई नहीं है। स्टेटमेंट से व्यापक कर दिया गया है इस पूर्व धारणा को, तो ये कैसी हो जाएगी आपकी गलत। समझ में आ रहा है, चोरी अपराध होता है लेकिन कथन से उसका कोई लेना देना नहीं है। और मैंने अभी पॉइंट आपको लिखाया है कि जो पूर्व धारणा होगी वो कथन से सीधा संबंध रखेगी। ठीक है, व्यापक अगर उसको कर दिया जाएगा तो कैसी हो जाएगी, गलत। तो इसके आपका अगर आंसर पूछेगा तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से ये टॉपिक हमें करना है। उम्मीद कर रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर होने लगा होगा, और अभी जब 30 से 35 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा तो और अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है जी, तो आप क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चंस को देखने के बाद आप खुद से देख पाना कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। ठीक है जी, क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आ चुके हैं, स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। तो पहले आपको क्या करना है, पहले 2-4 क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद जो क्वेश्चन आपके लगते चले जाएंगे उनको आप वीडियो को पॉज करके खुद से करके देखना कि इसका आंसर क्या बन रहा है। और मुझे उम्मीद है कि 2-4 क्वेश्चन को समझाते ही आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उसके आंसर आपके बिल्कुल सही आने लगेंगे। ठीक है, आंसर देने का तरीका क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए दीजिए, ऑप्शन नंबर ए दीजिए यदि केवल फर्स्ट अंतर्निहित है, यानी कि फर्स्ट सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी दीजिए यदि केवल सेकंड अंतर्निहित है। ऑप्शन नंबर सी दीजिए यदि या तो फर्स्ट या सेकंड अंतर्निहित है। ऑप्शन नंबर डी दीजिए यदि ना तो फर्स्ट ना सेकंड अंतर्निहित है। और ऑप्शन नंबर ई दीजिए यदि दोनों फर्स्ट व सेकंड अंतर्निहित हैं। इंग्लिश में इस तरीके से लिखते हैं, ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, नेदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन दिए होते हैं। अब पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल क्या है, कथन दिया हुआ, स्टेटमेंट दिया हुआ है कि सभी ऐसे बेरोजगार भारतीय युवाओं को जो 18 वर्ष से ऊपर आयु के हैं बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। तो कथन पढ़ते ही सीधे पूर्व धारणा पे मत जाओ, यही गलती करते हैं हम। कथन ये कहा क्यों गया होगा, ऐसे सोचो, और जो सोचा आपने फिर उसको मैच करा के देख लो। जो पूर्व धारणाएँ दी हुई हैं जो भी मैच कर जाएगी वो सही हो जाएगी। ठीक है, अब उसने कहा है कि सभी ऐसे बेरोजगार भारतीय युवा, सभी भी ऐसे बेरोजगार भारतीय युवा जो 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के हैं उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। अब ऐसा स्टेटमेंट कोई सरकार या कोई क्यों देगा कि कहीं ना कहीं 18 वर्ष के ऊपर के जो बेरोजगार हैं उनको उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। यही तो सीधा सा सेंस निकल रहा है, तभी तो ऐसा कोई स्टेटमेंट देगा। ठीक है, क्यों दिया जाना चाहिए, क्या वजह है कि 18 से ऊपर की आयु के जो बेरोजगार हैं उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होगी, इस वजह से ऐसा स्टेटमेंट दिया गया होगा। अब हम पढ़ते हैं पूर्व धारणा को। पहली पूर्व धारणा क्या है, भारत के ऐसे बेरोजगार युवा हैं जिन्हें आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है, जो हमने सोचा था उसी से मैच कर गया, तो पहली पूर्व धारणा बिल्कुल सही है। अगली पूर्व धारणा, सरकार के पास सभी बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने के लिए पर्याप्त धनराशि है। तो सेकंड वाला गलत हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें एक वर्ड आया है आपका क्या, सभी। और दूसरी चीज़, सरकार ने जो बात की है, जो स्टेटमेंट में बात हुई 18 वर्ष से ऊपर के बेरोजगार युवाओं की बात हुई है, उसने कह दिया सभी बेरोजगार, यानी कि जो 18 वर्ष से कम के जो युवा बेरोजगार हैं, जैसे 16-17 साल के जो युवा बेरोजगार हैं उनकी बात नहीं की जा रही है। अब वो कह रहे हैं सभी, और मैंने बताया था आपको वर्ड लिखाए थे, उसमें सभी अगर आ जाए तो कैसी होती है धारणा, गलत। तो पहली जो है सेकंड तो हो गई गलत, और फर्स्ट कैसी है, सही। और जो फर्स्ट सही और सेकंड गलत, तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो पहले सवाल का उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। और अगर आपको ये टॉपिक अभी तक समझ में नहीं आया और वीडियो को देख के आप अच्छे से क्वेश्चन कर पा रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं सही कर पा रहे हैं, तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि वीडियो कितनी हेल्पफुल है। ठीक है,
अगला जो आपका क्वेश्चन है, कथन दिया हुआ है, एक अच्छे मैनेजर को चाहिए कि हर कर्मचारी से अच्छे से काम ले सके। अब कोई ऐसा स्टेटमेंट क्यों देगा? क्योंकि प्रत्येक, अगर मैं बात करूं कंपनी की, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं उसमें मालिक तो जाता नहीं है, वो कौन क्या रख देता है। जैसे कि कई ब्रांचेज़ हैं, जैसे आप महिंद्रा को मान लो या कोई भी और XYZ, जैसे रिलायंस है, रिलायंस के कहीं एक ऑफिस थोड़ी ना है, तो अंबानी, मुकेश अंबानी जी जो है वो एक ही ऑफिस पे थोड़ी ना है, तो सबके लिए एक एक मैनेजर रख दिया जाता है उन कंपनीज़ को चलाने के लिए। तो मैनेजरों से क्या अपेक्षा रहती है? उसने कहा है क्या कि एक अच्छे मैनेजर को चाहिए कि हर कर्मचारी से अच्छे से काम ले सके। तो इसका मतलब मैनेजर जो है हर एक कर्मचारी से अच्छे से काम ले सकता है, यही अपेक्षा होती है मैनेजरों से। तो जब ये अपेक्षा होती है और दूसरी चीज़ हर एक कर्मचारी से अच्छे से काम लिया जा सकता है, तभी ऐसी कथन में बात कही गई है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पूर्व धारणा क्या दी हुई है। यह संभव है कि हर कर्मचारी से अच्छे से काम लिया जा सके, बिल्कुल सही बात है। तो पहली पूर्व धारणा आपकी सही हो गई, प्रत्येक कर्मचारी से अच्छे से काम लिया जा सकता है, क्योंकि स्टेटमेंट में सीधे सीधे कह दिया है कि एक अच्छे मैनेजर को चाहिए कि कर्मचारी से अच्छे से काम ले सके। ठीक है, उसके बाद सेकंड है कि मैनेजरों से अपेक्षा होती है कि वे अपने कर्मचारियों से अच्छे से काम ले सकेंगे, बिल्कुल सही बात है, तभी मैनेजरों को अपॉइंट किया जाता है कि ये अपने कर्मचारियों से अच्छे से काम ले सकेंगे। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर हो गई। ठीक, तो इसके आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? फर्स्ट सही, सेकंड सही, दोनों सही हैं। अब दोनों सही हैं तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। तो आपके दूसरे प्रश्न का पहले सवाल, पहले का उत्तर क्या हो गया? पहले क्वेश्चन का आंसर था ए और दूसरे का हो गया बी। क्लियर है? अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है वो क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा गया है उसको देखो, स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है। थर्ड में दिया हुआ है कि XYZ टीवी देखिए आपकी सर्वोत्तम पसंद। कोई भी कंपनी का टीवी, उसका नाम दे दिया XYZ, इसको देखिए आपकी सर्वोत्तम पसंद। अब ऐसा कोई क्यों कहेगा? क्योंकि उसकी डिमांड होगी ज़्यादा और लोग उसको ज़्यादा खरीदते होंगे। सर्वोत्तम पसंद इसलिए तो कहा गया होगा, ज़्यादा बिक्री में होगा, इस वजह से ऐसी बात कही गई हुई कि XYZ टीवी देखिए आपकी सर्वोत्तम पसंद। तो पहला स्टेटमेंट, पहली पूर्व धारणा क्या है, अजम्पशन क्या है? सरकारी सब्सिडी लोगों के टैक्स द्वारा धन इकट्ठा करने से आती है। कथन से बिल्कुल बात हटा दी, कोई लेना ही देना नहीं है। तो पहली पूर्व धारणा कैसी हो गई? गलत। और दूसरी पूर्व धारणा क्या है? दूसरी पूर्व धारणा में कहा गया है कि सब्सिडी देने के समय सरकार ने फीस के बारे में एक रूपता रखने संबंधी, तो ये भी कथन, इससे तो कोई लेना देना है नहीं, बात कर रहे हैं कि XYZ टीवी की और यहाँ सब्सिडी की बात चल रही है। तो दोनों ही पूर्व धारणाएँ गलत हो गई और दोनों पूर्व धारणाएँ गलत हैं, तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? डी। तो तीसरे सवाल का उत्तर हो गया आपका डी। क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगला जो सवाल है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कथन, अगर आप आवेदनकर्ताओं की संख्या कम करना चाहते हो तो प्रवेश शुल्क बढ़ा दें। यानी कि कोई वैकेंसी निकली हुई है और उसमें आवेदन हो रहे हैं जम के दमादम, बहुत आवेदन हो रहे हैं, तो क्या कहा गया है वहाँ जो भी वहाँ उस संस्था के जो चेयरपर्सन होंगे उन्होंने ये कह दिया कि इतने आवेदन हो रहे हैं तो फीस को बढ़ा दो। यही बात वो कह रहे हैं कथन में, अगर आप आवेदनकर्ताओं की संख्या को कम करना चाहते हैं तो जो ये प्रवेश शुल्क है, जो एडमिशन लिया जा रहा है, इसका शुल्क जो है वो बढ़ा दो। अब ऐसा उसने क्यों कहा होगा? ऐसा इसलिए तो कहा होगा कि अगर प्रवेश शुल्क बढ़ा देंगे तो एडमिशन जो लिए जा रहे हैं वो कम हो जाएंगे, यही सोच के तो उसने स्टेटमेंट दिया होगा। अब हम क्या करते हैं, पूर्व धारणा पे पहले पहुंच जाते हैं। पहले पूर्व धारणा को पढ़ के उससे सोचो तो सही, ये बात क्यों कही गई होगी। अब कोई बात क्यों कह रहा है कि अगर हम पैसों को यानी कि फ़ीस को बढ़ा देंगे, आवेदन शुल्क जो है उसको बढ़ा देंगे तो इतने आवेदन नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, सीधा सा निकल रहा है, उसने कहा है कि प्रवेश शुल्क को बढ़ा दो, तो इसका मतलब अगर प्रवेश शुल्क बढ़ेगा तो आवेदन में कमी आ जाएगी। ये सॉल्यूशन है इसका। ठीक, ये हमने पढ़ के अपनी पूर्व धारणा जो है निकाली इस कथन की। अब हम मैच करके देखते हैं। पहली पूर्व धारणा क्या है, अगर प्रवेश शुल्क बढ़ा दें तो कुछ लोग आवेदन नहीं करेंगे, यही सोच के तो उसने स्टेटमेंट दिया था। तो चौथा जो प्रश्न है उसका पहला जो निष्कर्ष है, पहली जो पूर्व धारणा है वो कैसी हो गई? सही। और सेकंड पूर्व धारणा में क्या कहा गया है? सेकंड में कहा गया है वर्तमान प्रवेश शुल्क नाम मात्र है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि
उसने शुल्क बढ़ाने की बात की है, कितना शुल्क है ये कथन में नहीं दिया गया है। दिया गया है तो बताओ, कथन में कहीं शुल्क थोड़ी ना खोला कि 50 रुपये 100 रुपये। कुछ लोगों के लिए जो है 1000 रुपये भी मामूली होते हैं, कुछ लोगों के लिए 1000 रुपये बहुत बड़ी रकम होती है। तो इसलिए सेकंड क्या हो गया गलत, फर्स्ट क्या हो गया सही। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। फोर्थ का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो रहा होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसको देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है कार्यक्रम 6 बजे अपराह्न होगा, अपराह्न मतलब 6 PM पर होगा, और आप वहाँ 7 PM 7 बजे अपराह्न तक आ सकते हैं, फिर भी कोई समस्या नहीं होगी। पूर्व धारणा मत पढ़ो, पहले स्टेटमेंट को ही विचार करो। स्टेटमेंट ऐसा क्यों कहेगा कोई कि कार्यक्रम तो 6 बजे स्टार्ट हो रहा है और अगर आप 7 बजे भी आओगे भैया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका मतलब सीधा सा है कि अगर आप 7 बजे आ रहे हो कोई दिक्कत नहीं होगी तो प्रोग्राम 7 बजे भी जारी रहेगा। टाइमिंग भले से उसने 6 की दे दी है, ठीक। और वैसे भी जो टाइम दिया जाता है भारत की अगर बात की जाए तो उसमें तो उस टाइम पे शुरू ही नहीं होता प्रोग्राम। तो इसलिए उसने पहले ही कह दिया कि कार्यक्रम का टाइम तो 6 बजे है, लेकिन 7 बजे भी पहुंचोगे कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब 7 बजे भी प्रोग्राम जारी रहेगा। हमने अभी स्टेटमेंट पढ़ के अपनी पूर्वधारणा निकाली, ठीक। अब इसको जो पूर्वधारणाएं दी हुई हैं मैच करके देखते हैं। पहली पूर्वधारणा है कार्यक्रम 7 बजे के बाद भी जारी रहेगा, यही तो हमने पूर्वधारणा सोची थी और यही हमें रखी हुई मिल गई। तो पहली पूर्वधारणा कैसी हो गई, बिल्कुल सही। सेकंड पूर्वधारणा की अगर बात करें, सेकंड क्या दी हुई है, कार्यक्रम खिड़की पर नोटिस कृपया पंक्ति में आइए। ये बात तो बिल्कुल ही गलत हो गई, स्टेटमेंट से अलग हो गई। तो ये कैसा हो गया गलत पूर्वधारणा। उसने कह दिया कार्यक्रम खिड़की पर नोटिस है कृपया पंक्ति में आइए, इसका तो ऐसा कोई जिक्र है ही नहीं कथन में। कथन से जो बात हट जाएगी तो वो कैसी हो जाएगी, गलत। मैंने अभी बताया था। तो इसलिए बेसिक यानी कि स्टार्टिंग से जो वीडियो देख रहा होगा उसे बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 5 का ए। क्लियर हुआ, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पहले आप जो है अब इसको खुद से करके देखो। क्वेश्चन नंबर 6 को खुद से करके देखो कि आंसर क्या हो रहा है, फिर वीडियो को रिज्यूम करके देखना कि किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं और आंसर क्या है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है कि वह राजनीतिक पार्टी एक्स का एक लोकप्रिय नेता है। वह यानी कि कोई व्यक्ति है, वह राजनीतिक पार्टी कोई पार्टी है एक्स उसका लोकप्रिय नेता है। तो एक व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है कि वह लोकप्रिय है, ठीक। वह जो है लोकप्रिय। अब ऐसा क्यों कहा गया होगा कि उसने कुछ ऐसा काम किया होगा जनता के बीच में इसलिए लोकप्रिय रहा हो, बहुत अच्छा काम किया हो। लोकप्रिय कौन होगा, लोकप्रिय कौन होता है, जो अच्छे काम करता है जनता के लिए उसे ही तो लोकप्रिय कहेंगे। अब पहली पूर्वधारणा क्या है, राजनीतिक पार्टी का एक्स पार्टी के कुछ नेता लोकप्रिय नहीं हैं। एक्स पार्टी के कुछ नेता लोकप्रिय नहीं हैं। पहली पूर्वधारणा बताओ कैसी हो गई, गलत हो गई। हमें सिर्फ ये दिया है स्टेटमेंट में कि वह लोकप्रिय है, अन्य लोकप्रिय हैं या कैसे हैं उसके बारे में कथन में कुछ दिया क्या, ये तो बात बिल्कुल हटा दी। तो कैसा हो गया, ये गलत हो गई पूर्वधारणा। सेकंड क्या है, सेकंड पूर्वधारणा दी हुई है राजनीतिक पार्टी का निर्माण ही नेताओं और अनुगामियों से मिलकर होता है। बिल्कुल सही बात है कि जो कोई भी पार्टी है उसका जो निर्माण होता है वो मिनिस्टर्स और उनके फॉलोअर्स से ही तो होता है किसी भी पार्टी का निर्माण। लेकिन कथन के अनुसार ये बात गलत है, ये अलग हट के बात कही गई है। कथन में तो सिर्फ ये कहा गया राजनीतिक पार्टी एक्स का लोकप्रिय नेता है। अगर पूर्वधारणा में ये होता कि उसने जनता के लिए अच्छे काम किए हैं तो तभी तो लोकप्रिय होगा, तो वो पूर्वधारणा सही होती। तो ये भी कैसी हो गई, गलत। जब दोनों गलत हैं तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, डी। तो 6 का आंसर क्या हो गया, डी। उम्मीद कर रहा हूँ कि जब देखो दोनों गलत हैं तो आपके प्रश्न का उत्तर होगा डी। ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका टिकट खिड़की पर नोटिस कृपया पंक्ति में आइए। टिकट खिड़की पर एक नोटिस लगा हुआ है कि कृपया पंक्ति में आइए। अब ऐसा नोटिस कोई क्यों लगाएगा, पहले इस पर ही विचार करो कि इसका मतलब लोग जो हैं वो पंक्ति में नहीं आ रहे हैं, ऐसी टिकट खरीदना चाह रहे हैं।
तभी तो कोई ऐसा नोटिस लगाएगा। दूसरी चीज़, इस नोटिस को पढ़ेंगे लोग और सीरियस होंगे और पंक्ति में आ जाएंगे, तभी नोटिस लगाया जाएगा। नहीं तो अगर इस नोटिस पे विचार नहीं करेंगे, नहीं बात मानेंगे, तो कोई नोटिस क्यों लगाएगा? कोई किसी को क्यों कहेगा? हम किसी को कोई बात कहते हैं, हम इसलिए तो कहते हैं वो हमारी बात मान ले, वो अलग बात है, अलग विषय है कि नहीं माने, लेकिन हमने ये बात क्यों कही? यही सोच के तो कही कि वो बात मानेगा। कृपया इसने कहा है कि खिड़की पर एक नोटिस लगाओ, टिकट खिड़की पर, कि पंक्ति में आइए, तो इसका मतलब लोग पंक्ति में नहीं हैं, लोग जो हैं कैसे न कैसे एनी हाउ टिकट खरीदना चाह रहे हैं। और जब तक ऐसा नोटिस नहीं लगाया जाएगा तब तक वो लाइन में नहीं आएंगे, तभी यही सोच के तो लगाया। हमने केवल अभी स्टेटमेंट पढ़ा, इसके आधार पे हमने ये चीज़ सोची। अब इसको पूर्व धारणा से मैच करके देखो। पहली पूर्व धारणा क्या है? पूर्व धारणा फर्स्ट दी हुई, जब तक निर्देश ना दिया जाए लोग पंक्ति में नहीं बनाएंगे। बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 7, पहली पूर्व धारणा कैसी हो गई? सही हो गई। जब तक निर्देश न दिया जाए तभी लोग ऐसे, अगर वो बिना निर्देश के ही पंक्ति में बना के टिकट खरीदते तो क्या इस नोटिस को लगाने की ज़रूरत पड़ती? बताओ ज़रा मुझे। तो पहली पूर्व धारणा कैसी हो गई? बिल्कुल सही है। दूसरी पूर्व धारणा क्या है? दूसरी पूर्व धारणा है लोग किसी भी, ये लोग नहीं है, लोग लिखा हुआ है, लोग किसी भी तरह से टिकट खरीदना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है, तभी तो वो पंक्ति में आने की बात कर रहा है। हमने जो कथन को पढ़ के जो पूर्व धारणाएँ निकाली थी उसमें मैच कर रही कि नहीं कर रही है, कि लोग किसी न किसी तरह बस टिकट खरीदना चाह रहे हैं, तभी तो पंक्ति में आने की बात कर रहा है। पंक्ति में अगर होते तो वो ऐसे कहता क्या कि कृपया पंक्ति में आइए, तो इसका मतलब लोग को पंक्ति से कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो भीड़ भाड़। जैसे कि आप एग्ज़ाम देने जाते हो, एग्ज़ाम सेंटर पे जब बैग जमा होते हैं और आपके मोबाइल वगैरह जमा होते हैं, अगर वो वहाँ पे जमा करने वाला ये ना कहे कि पंक्ति में आओ, तो कोई इतने समझदार हैं अब कोई पंक्ति में आ नहीं सकता बैग लेने के लिए कि पहले जी मेरा बैग जमा कर लो, पहले मेरा मोबाइल जमा कर लो, इसलिए उन्हें कहना पड़ता है। यानी कि लोग किसी न किसी तरीके से बस मोबाइल को जमा करना चाहते हैं, फिर एग्ज़ाम छूटने के बाद किसी न किसी तरह से लेना चाहते हैं, तो तभी वही तो कहता है या नोटिस लगाता है या कहता है, कहने का मतलब नोटिस लगाना कि पंक्ति में आ जाओ, तभी तो आते हैं। अगर वो ना कहे तो आ जाएगा। तो सीधी सी दोनों पूर्व धारणाएँ कैसी हो गई आपकी? दोनों सही हो गई, और दोनों सही है तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगला सवाल क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर 8, कथन, इस वर्ष क्रिसमस पार्टी के लिए एंथोनी को तुम आमंत्रित क्यों नहीं कर रहे हो? एक कथन दिया गया है कि इस वर्ष जो है तुम आमंत्रित क्यों नहीं कर रहे हो एंथोनी को क्रिसमस पार्टी के लिए, ये बताओ। इसके पीछे पूर्व धारणा, पहली पूर्व धारणा दी हुई है कि एंथोनी शहर में नहीं है। आपको क्या पता कि शहर में है या नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करूं, पहली पूर्व धारणा कैसी हो गई? गलत हो गई। क्वेश्चन नंबर 8 पहली पूर्व धारणा कैसी हो गई? गलत, कि एंथोनी शहर में है नहीं है। तुम्हें क्या पता? तुमसे तो सिर्फ इतना सा सवाल किया जा रहा है कि इस वर्ष एंथोनी को तुम आमंत्रित क्यों नहीं कर रहे हो? आमंत्रित तो करो। अब शहर में है नहीं, कहीं पे भी है, चाहे वो विदेश गया हुआ है, फ़ोन तो करो, आमंत्रित तो करो, ठीक। तो पहली पूर्व धारणा आप कैसे कह दोगे अपने मन से कि वो शहर में है या नहीं है? तो कैसी हो गई? गलत हो गई। सेकंड पूर्व धारणा क्या है? वह पार्टी में नहीं आएगा, तो सेकंड भी कैसी हो गई आपकी? गलत। तो प्रश्न का उत्तर हो गया डी। पार्टी में आना या ना आना वो तो बात की बात है, निष्कर्ष हो गया कि पार्टी में नहीं आएगा इसलिए आमंत्रित नहीं कर रहा हूँ। और निष्कर्ष कभी पूर्व धारणा नहीं होती है, आमंत्रित तो करो, आना या ना आना उसके ऊपर है। तो दोनों पूर्व धारणाएँ हमारी कैसी हो गई? गलत। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ये मेरी आशा है। और कमेंट में ज़रूर बता दिया करो कि कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसी लग रही हैं, हेल्पफुल हैं या नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। स्टेटमेंट दिया हुआ है, धन नहीं है, धन ही है, नए नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। धन ही किसी परिवार में सारी समस्याओं की जड़ होता है। बिल्कुल सही बात है, धन से ही सारी समस्याएं होती हैं, भाई भाई का नहीं रहता है, ठीक है, बाप बेटे का नहीं रहता है, बिल्कुल सही बात है।
कि धन ही किसी परिवार की समस्या की जड़ है, तो ऐसा कोई स्टेटमेंट क्यों कहेगा? क्योंकि देखा गया होगा कि धन के कारण ही लड़ाई झगड़े होते होंगे परिवारों में, इसलिए ऐसी बात कही गई है कि जो भी समस्या खड़ी होती है वो धन के कारण ही होती है। अब पूर्वधारणाएं को पढ़ो। पहली पूर्वधारणा क्या है? पहली पूर्वधारणा जो है वो दी हुई है, हर एक समस्या किसी ना किसी कारण से होती है। बिल्कुल सही बात है, कोई ना कोई समस्या के पीछे कारण तो होता ही है, लेकिन इसका कथन से तो कोई संबंध नहीं हो रहा। तो पहली पूर्वधारणा कैसी हो गई? गलत, क्योंकि उसने धन के बारे में बात कही कि धन ही किसी परिवार की समस्याओं की जड़ है। अब वो कह रहा है समस्या किसी ना किसी कारण से होती है, तो ये बात हटके है। ठीक, बात सही है लेकिन बात को हटके कहा गया है, तो ये कैसी हो गई? आपकी गलत हो गई। सेकंड क्या कहा गया है आपका? सेकंड में कहा गया है कि सेकंड पूर्वधारणा है परिवार में हमेशा कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं, तो सेकंड भी बात सही है लेकिन कथन के अकॉर्डिंग जो है वो गलत है। परिवार में कुछ ना कुछ समस्याएं तो लगी रहती हैं, लेकिन वो बात क्या कर रहा है कि धन ही परिवार में समस्याओं की जड़ है, तो इसका कथन से कोई संबंध दोनों का नहीं निकल रहा, तो ये दोनों ही आपकी कैसी हो गई? गलत। और जब दोनों गलत हैं तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? डी, 9 का डी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10। उम्मीद है आपने मुझसे पहले कर लिया होगा, बस आंसर टैली करने के लिए आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि यह अन्य देशों की तुलना में कर की ऊंची दरें ही हैं जो विदेशी यात्रियों को भारत आने से रोकती हैं। यानी कि जो भारत में टैक्सेस की जो दर है वो ज़्यादा है। टैक्सेस की दर कैसी है? ज़्यादा, इसलिए वो भारतीय यात्रियों को जो है विदेशी यात्रियों को भारत आने से रोक रही हैं। विदेशी यात्रियों को भारत आने से रोक रही हैं, तो इसका मतलब टैक्स की जो कर की जो ऊंची दर है वो कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करती हैं विदेशियों को भारत आने से। ये हमने कथन को पढ़ के पूर्वधारणा तक पहुंचने की कोशिश की है। अब पूर्वधारणाओं को मैच करके देख लो। पहली पूर्वधारणा क्या है? पहली पूर्वधारणा है कि अनेक विदेशी यात्री हैं जो भारत घूमने आना पसंद कर सकते हैं। अनेक विदेशी यात्राएं, अगर ये चीज़ें, ये टैक्स की जो ऊंची दर हैं, अगर इनको कम कर दिया जाए तो कुछ लोग जो है भारत आना जो है शुरू कर सकते हैं, भारत घूमने आना शुरू कर सकते हैं। तो पहली पूर्वधारणा कैसी हो गई? बिल्कुल सही है, क्योंकि उसने कहा ना कर की ऊंची दरें, कर की ऊंची दरें, तो पहली पूर्वधारणा तो सही होगी। अनेक विदेशी यात्री हैं जो भारत घूमने आना पसंद कर सकते हैं अगर दरों को कम कर दिया जाए। दूसरी पूर्वधारणा है ऊंची कर दरों के कारण विदेशी यात्री भारत यात्रा को मुश्किल नहीं मानते होंगे। तो ये कैसी हो गई? गलत। मानते हैं, मुश्किल मानते हैं तभी तो नहीं आ रहे। ऊंची दरों को, जो टैक्सेस हैं, जो टैक्स उन्हें पे करना पड़ता है, अगर उनको हाई कर दिया जाए तो लोग घूमना आना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो कर की ऊंची दरों को मुश्किल मानते हैं, इस वजह से नहीं आ रहे। मुश्किल, उसने कथन में यही तो कहा है कि अन्य देशों की तुलना में कर की ऊंची दरें हैं जो विदेशी यात्रियों को भारत आने से रोकती हैं, तो यानी कि कर की ऊंची दरों को मुश्किल मानते हैं, इसलिए नहीं आ रहे। ठीक है, और नहीं मानते तो आ ही नहीं जाते। कितनी ऊंची दर कर लो, हम तो आएंगे भैया घूमने भारत। तो ये कैसा हो गया? गलत। पहला सही, तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि एक विज्ञापन यह ऐसे पुरुष के लिए एक अवसर है जो नेतृत्व प्रदान कर सके तथा अन्य लोगों को प्रेरित कर सके। एक कथन दिया हुआ है कि एक विज्ञापन है, एक एडवर्टाइजमेंट है, यह किसके लिए है? ऐसे व्यक्ति के लिए है जो जो एक अवसर है जो नेतृत्व प्रदान कर सके तथा अन्य लोगों को प्रेरित कर सके, मोटिवेट कर सके। ऐसा विज्ञापन, अब ऐसा विज्ञापन क्यों कोई देगा कि हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं होती नेतृत्व करना, लीडरशिप करना और नेतृत्व प्रदान करना, मोटिवेट करना। ठीक है, इसलिए ही ये विज्ञापन ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जा रहा है। ठीक, तो थोड़ा थोड़ा हम पूर्वधारणा के करीब क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को पढ़ के पहुँचे। अब मैच करके देखो। पहली पूर्वधारणा क्या है? हर एक कोई अन्य लोगों को नेतृत्व दे पाने, प्रेरित कर पाने में समर्थ नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ये आपका क्वेश्चन नंबर है 11। पहला निष्कर्ष, पहली पूर्वधारणा जो है वो सही है। हर एक के बस की बात नहीं है। हर एक के बस के पास होता है तो जैसे किसी कंपनी का विज्ञापन हो या किसी भी संस्था का विज्ञापन हो, तो उसमें से कोई व्यक्ति ना खड़ा हो जाए नेतृत्व प्रदान करने के लिए या मोटिवेट करने के लिए, यानी कि हर किसी के बस की बात नहीं, तभी ये ऐड दिया गया है, ये विज्ञापन दिया गया है। अगली पूर्वधारणा है क्या? मानव को कुछ ना कुछ कार्य करने के लिए नेतृत्व और दूसरों प्रेरणा की आवश्यकता होती है। तो ऐसी बात बिल्कुल सही है कि मानव जो है वो कुछ ना कुछ करने के लिए उसे नेतृत्व की ज़रूरत होती है। और किसकी ज़रूरत होती है? मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। ठीक, लेकिन कथन से इसका संबंध नहीं है। ये बात सही है, अलग अर्थों में सही है,
तो ये कैसी हो गई, गलत हो गई। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, 11 का ए। अब आप कुछ लोगों का आंसर जो है इसमें दोनों सही आ रहे होंगे। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा होगा इसका, डी सॉरी ई आ रहा होगा कि ये सेकंड भी सही है। तो इसलिए ही तो मैंने इस टॉपिक को अच्छे से करने के लिए जो स्टार्टिंग है उसको स्किप मत करना, स्टार्टिंग ही इसकी मेन है। जो इस वीडियो की स्टार्टिंग है उसको स्किप मत करना, कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ जाओगे, क्वेश्चन किस किस तरीके के लगाए हुए हैं। पूरी वीडियो को ध्यान से देखा करो, इस टॉपिक में कभी कोई दिक्कत, कभी कोई समस्या नहीं होगी। क्लियर है। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल जो है उसको क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। बहुत से लोगों को आश्चर्य हुआ कि राजकुमारी ने विवाह की शाही परंपरा को तोड़कर एक साधारण नागरिक को अपना जीवन साथी चुना। स्टेटमेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्या आश्चर्य हुआ लोगों को? आश्चर्य क्यों हुआ? कि आश्चर्य इसलिए हुआ कि राजकुमारी ने विवाह की शाही परंपराओं को तोड़कर एक साधारण नागरिक को अपना जीवन साथी, यानी कि कोई एक बड़े घराने की राजकुमारी है, और राजकुमारी है तो अपेक्षाएं, देखो कथन को पढ़ के अब हम पूर्वधारणाओं पे पहुंचेंगे। ऐसा क्यों कहा गया होगा, लोगों को क्यों आश्चर्य हुआ? उसने किसी से भी शादी की, कोई राजकुमारी है वो रिक्शा वाले से करे या किसी मजदूर से करे, हम पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन लोगों को क्यों आश्चर्य हुआ है इस बात का? लोगों को आश्चर्य इसलिए हुआ है क्योंकि राजकुमारी है। तो मन में क्या धारणा होती कि ये तो राजकुमारी है, इसके लिए तो कोई राजकुमारी आएगा घोड़े पे बैठ के, ठीक है, बिल्कुल एकदम आलीशान राजाओं की तरह। तो इसलिए तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि साधारण नागरिक के साथ शादी कर ली शाही परंपराओं को तोड़ के, तभी तो आश्चर्य। यानी कि लोगों की अपेक्षाएं होती हैं शाही खानदान से कि इनकी शादी तो बहुत कहीं महलों में होगी, कहीं बहुत बड़े उसमें होगी, ठीक है, तो इसलिए तो आश्चर्य हो रहा है। तो अब ये जो हमने बातें सोची, ऐसा स्टेटमेंट इसलिए दिया गया होगा, ये जो बातें सोची पूर्वधारणाओं से मैच करा के देखो। पहली पूर्वधारणा क्या है कि लोगों की शाही परिवारों से अपेक्षा रहती है कि वे रीति रिवाजों का पालन करेंगे। बिल्कुल कैसी बात है ये, सही बात है। लोगों को अपेक्षा रहती है शाही परिवारों से कि हाँ ये तो इसकी शादी तो आलीशान तरीके से होगी और कोई राजकुमार ही आएगा इस राजकुमारी को लेने के लिए, और उसने साधारण नागरिक से शादी कर ली तो आश्चर्य तो होगा ही। जब आपकी अपेक्षा टूटेगी, जैसे कि मेरिट जो है किसी एग्ज़ाम की, हमने क्या सोचा कि एग्ज़ाम जो है बहुत ईजी था, एग्ज़ाम बहुत इजी था तो इसकी मेरिट हाई जाएगी, यानी कि 200 में से 180 जाएगी, और चली गई जो है 200 में से 110 नंबर, तो आश्चर्य होगा कि नहीं होगा? तो वही चीज़ यहाँ पे है, ठीक। तो पहली जो पूर्वधारणा है बिल्कुल सही है। अगली, लोग शाही खून की शुद्धता को अभी भी महत्व देते हैं तथा गरिमा देते हैं, जबकि शाही परिवारों के विवाह का प्रश्न हो। बिल्कुल सही बात है। अब भी लोग इस बात को मानते हैं कि शाही शुद्धता, शाही खून की शुद्धता, यानी कि इसने कहा है कि लोग शाही खून की शुद्धता को अभी भी महत्व दे रहे हैं, तभी तो उन्हें आश्चर्य हुआ। महत्व नहीं देते तो क्यों आश्चर्य होता कि भाई किसी से भी शादी कर, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो दोनों ही पूर्वधारणाएं कैसी हैं, सही। और जब दोनों पूर्वधारणाएं सही हैं तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी पसंद आई होगी। 12 क्वेश्चन हमने किए हैं, तो आगे इस वीडियो के आगे स्टार्ट करेंगे 12 से आगे क्वेश्चंस। तो इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। अब आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस को कल हम लिखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और साथ में जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट होगा, जो भी आपके पास बुक होगी, उस बुक में से, उस प्रैक्टिस सेट में से उन क्वेश्चंस को लगा के देखेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अगर 5 क्वेश्चन करेंगे तो 5 में से 4 बिल्कुल सही करेंगे, और जिसने वीडियो को पूरा देखा, अच्छा देखा है, वो 5 में से 5 भी सही करेगा, ठीक। तो मिलते हैं इसके सेकेंड पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर आपका कोई क्वेश्चन इस वीडियो को देखने के बाद नहीं हो रहा है तो आप जो है मुझे क्वेश्चन को मेल कर सकते हैं, मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो मैं उस क्वेश्चन को ऐड कर दूंगा, ठीक है जी। फ़ोटो क्लिक करके या जैसे भी आप भेजना चाहें वो भेज सकते हैं, और उन क्वेश्चंस को मैं इसमें ऐड करके आपको समझाने की अच्छे से कोशिश करूँगा कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है इन क्वेश्चंस को। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।